370 तोड़ने का, 35 से तोड़ने का इनका मकसद ये था कि बाहर के लोग जो हैं यहाँ पे ज़मीन ले सकते हैं। और यहाँ पे जितनी भी मतलब कि जैसे हमारा वन नेशन वन फ्लैग की जो उन्होंने बात की, वो हम एक फ्लैग को ही रखेंगे। जैसे हमारे रविंद्र रैना जी बोलते हैं कि हमारा एक ही झंडा चाहिए और एक ही झंडा लगना चाहिए। तो मैं या हमारे महाजन गुप्ता सिख जो हैं, हमारे भाई हैं, काफ़ी देर से यहाँ पे वो रह भी रहे थे और रह भी रहे हैं, उनकी ज़मीनें हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों पराया मतलब किया जा रहा है कि उनको यहाँ पर रहते हुए उनकी मतलब यहाँ पे पुरानी पुश्तानी ज़मीनें हैं, उनके यहाँ पे दादाओं की मतलब कि पुरानी जितनी भी अपनी विरासत है, उसको आप किस तरह से इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि ये सरासर लगता है कि उनके साथ भी नाइंसाफी है। अगर आप जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने की बात करते हो, हिंदुस्तान तो जम्मू और कश्मीर तो पहले भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। और लेकिन उसके साथ साथ हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ऐसी क्यों चीज़ को इंप्लीमेंट किया जाता है कि हमारे जम्मू और कश्मीर के कुछ लोगों के साथ ये ठेस पहुंचाने वाली बात है। अपने जो 25 एमएलए थे हमारे जम्मू में वो खड़े किए, लेकिन वो 25 एमएलए हमारे जो थे बिल्कुल जीरो के बराबर है। और मैं सीधा बोलता हूं वो एक नंबर के निकम्मे हैं, जिनकी वजह से तब से लेके आज तक हमें इतना कुछ मतलब कि सहना पड़ रहा है, इतना कुछ जूझना पड़ रहा है। हमें कास्टिज्म को लेके, रिलीजन को लेके, एरियाज को लेके, अपने बॉर्डर को लेके, फिर उसके बाद आज इन्होंने जो मीटिंगें बुलाई हैं सेंटर में आ जाओ, किस तरीके से डिलिमिटेशन करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन करेंगे, या किस तरीके किसी को स्टेटहुड वापस करेंगे। आपने दिल्ली अगर बुला रहे हो तो आप उन लोगों को बुलाओ जिनको ग्राउंड सिचुएशन पता है, उस पब्लिक की डेलीगेशन को बुलाओ जिनके साथ बीत रही है। आप एक बड़े बड़े लीडरों को बुला रहे हो जिसको ये नहीं पता कि किसी का रात को चूल्हा चलता है कि नहीं चलता, उनको पता ही नहीं है कि वो राशन उनके घर पे है कि नहीं है। कई बच्चे भूखे सोते हैं, कईयों की पढ़ाई खराब हो रही है, कईयों का एरिया डिस्टर्ब हो, उनको क्या पता। पता उनको है जो गांव गांव में जाते हैं, जो रोड रोड में घूम रहे हैं, जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। उस डेलीगेशन को बुलाओ सेंटर में, फिर पता चले यहाँ पे क्या सिचुएशन हो, क्या करना चाहिए। जम्मू के लिए भी कुछ सोचिए। पहले भी जम्मू के साथ अपना बेनिसाफ हुआ था, आज भी हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जम्मू के कुछ लोग हैं वो उठ के आगे बढ़कर आए, क्योंकि अगर अब नहीं आएंगे तो जम्मू बिल्कुल खत्म है। ये मैं तो कहता हूं सबसे पहली बात आपको बोलूं, लीडर उसको बुलाओ जो लोगों की भावनाओं को समझता हो, जो लोगों का दुख दर्द समझता हो, जिसको पता हो जाके कि कौन गरीब उसको क्या चाहिए, किस पब्लिक को किस चीज की डिमांड है। जो कुर्सियों में बैठे हैं, गाड़ियों में बैठे हैं, एसीओ में बैठे हैं, बड़े बड़े महलों में बैठे हैं, वो क्या जाने गरीब का दुख, वो क्या जाने एक अनएजुकेटेड मतलब लड़के का जिसकी पढ़ाई खराब हो रही है, क्या जाने वो उस बेरोजगार का जिसको रोजगार नहीं है, क्या जाने उस यूथ का दर्द जिसके पास आज नौकरी नहीं है, और क्या जाने उन लोगों का दर्द जो आज रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोगों की मतलब कि इस अपनी नाकामयाबी की वजह से। जब जिसने खुशियां मनाई, मुझे लगता है उसमें से भी 80% लोग आज रो रहे होंगे कि हमने उस टाइम खुशियां मना के अपने ऊपर ही ये मतलब कि दुख का जो है या मुसीबतों का जो है बुशार करवाने की शुरुआत की। तो आज वो शुरुआत क्या, आज वो शुरुआत चल पड़ी है आगे, और काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है उन लोगों को भी करना पड़े। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो उस टाइम जयकारा उसका लगाते थे, आज उन्हीं को रोते हैं, आज उन्हीं को गालियां देते हैं। ये बीजेपी वाले सिर्फ एक नाम से वोट लेते हैं, वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। जब भी कोई इंटरव्यू लेने जाता है बस यही बोलते हैं किया हमारे मोदी जी ने, आप भी देखो ना उसने कितना कुछ किया। तो आप बताओ आपने क्या किया, अपना काम से बताओ कि हमारा ये काम किया तो हम आपको वोट दें। सिर्फ आप एक प्रधानमंत्री का नाम लेते हो, वो बेचारा एक वहां पे बैठ के आपको किस तरह संभाले। आप अपना नाम बना के दो कि आपके नाम से प्रधानमंत्री को जाना जाए कि ये उसकी फलानी पार्टी के बंदे हैं जो अच्छा काम करते हैं, ना कि उनका नाम लेके आप वोट यहाँ पे बटोर। लॉकडाउन खुलने के बाद हमारी जो गरीब जनता या पब्लिक है वो इस टाइम बाहर आ रही है अपना काम करने के लिए, अपनी लाइफ को फिर से पटरी पे लाने के लिए। लेकिन अगर उनको ये बाहर आके 5,000 के चलान, 10,000 के चलान, 2,000 के चलान या कुछ ऐसी चीज़ें उन पे आप लाएंगे, उन पे आप अमेंडमेंट करेंगे, वो वहाँ पे अपनी लाइफ को पटरी पे लाने के लिए मतलब सीधा रहेंगे कि जहाँ मतलब कि आपके जो रेवेन्यू है उसको इकट्ठा करने के लिए आपका योगदान देंगे। तो मैं चाहता हूँ ऐसा चीज़ मत करिए। मानता हूँ कुछ ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा ढंग से उनके साथ गरीब जनता के साथ पेश आइए, क्योंकि गरीब जनता आगे ही राशन मतलब आम लोगों से ले लेके उन्होंने अपने घर और चूल्हे जलाए हैं, और आपको ये पैसे देने के लिए उनके पास कहां से आएंगे, कहां से उनका बिजली का बिल जो अभी पूरा करना है वो नहीं पूरा कर सकते, पानी का बिल पूरा नहीं कर सकते, अपने बच्चों की फीसें पूरे नहीं कर सकते, या अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बड़े बड़े मोबाइल नहीं है उनके पास, लेकिन वो कहां से ला के अपने बच्चों का पढ़ाई पूरा करेंगे। ये क्यों नहीं सोचती सरकार? इसको सोचने के लिए मीटिंग बुलाओ। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार कानून जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट किए गए, लेकिन उसके बाद कुछ कानून ऐसे इंप्लीमेंट किए गए जिन कानूनों में
एक समाज के लिए अलग और एक समाज के लिए अलग कानून बताया जाता है, जहाँ पे बात की जाती है वन नेशन वन रूल की, और वहीं पे जो है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए ही दो कानून बनाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लैंड लॉ की, जिस लैंड लॉ को जम्मू कश्मीर में तो लाया गया, लेकिन उसके बाद जो है महाजन सिख खत्री को एक्सक्लूड किया गया, ताकि वो लोग जम्मू के किसी किसी एरिया में एग्रीकल्चर लैंड ना खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता का अधिकार है जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पे, और उसी अधिकार को छीनने के लिए जम्मू कश्मीर में लैंड लॉ लाया, और जिस लैंड लॉ में महाजन सिख खत्री को अलग कर दिया। मेरे साथ है इस सब पे बात करने के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, जम्मू यूटी के चेयरमैन हैं सनीकांत चिब। आपको बहुत बहुत स्वागत है। पहले इस कानून को किस तरह देखते हो, जो लैंड लॉ को जम्मू कश्मीर में लाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, जिस लैंड लॉ को इम्प्लीमेंट, जो ज़मीनों का हक हमारा है, महाजन सिख खत्री भी जम्मू कश्मीर के हैं, उनका हक छीन लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का जो आपने मौका दिया मुझे बोलने के लिए। साथ ही मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पूरा हमारा एक ही है। जिस वजह से इन्होंने बाद में क्या किया कि लद्दाख को अलग कर दिया, अपना जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, यानी कि दो हिस्सों में इन्होंने काटने की कोशिश की। उसी के साथ इन्होंने बोला कि 370 तोड़ दी। 370 तोड़ने का, 35 तोड़ने का इनका मकसद ये था कि बाहर के लोग जो हैं यहाँ पे ज़मीन ले सकते हैं, और यहाँ पे जितनी भी मतलब कि जैसे हमारा वन नेशन वन फ्लैग की जो इन्होंने बात की, वो हम एक फ्लैग को ही रखेंगे। जैसे हमारे रविंद्र रैना जी बोलते हैं कि हमारा एक ही झंडा चाहिए और एक ही झंडा लगना चाहिए। तो मैं साथ ही में ये ब्राह्मण या हमारे महाजन गुप्ता सिख जो हैं, हमारे भाई हैं, काफ़ी देर से यहाँ पे वो रह भी रहे थे और रह भी रहे हैं, उनकी ज़मीनें हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों पराया मतलब किया जा रहा है कि उनको यहाँ पर रहते हुए उनकी मतलब यहाँ पे पुरानी पुश्तानी ज़मीनें हैं, उनके यहाँ पे दादाओं की मतलब कि पुरानी जितनी भी अपनी विरासत है, उसको आप किस तरह से इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि ये सरासर लगता है कि उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। अगर आप जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने की बात करते हो, हिंदुस्तान तो जम्मू कश्मीर तो पहले भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा, और लेकिन उसके साथ साथ हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ऐसी क्यों चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के कुछ लोगों के साथ ये ठेस पहुंचाने वाली बात है। तो ऐसा ना करें। अगर इनको मतलब कि ऐसे ब्राह्मण को, सिख को, जहाँ अपने गुप्ताज को, जहाँ महाजन को, जहाँ खत्रियों को उनकी ज़मीनों पे पाबंदियां लगानी है, उनको ज़मीन ना सेल करने की, ना खरीदने की, ना बेचने की, तो ये किस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन है। ये बहुत एक मतलब कि अफसोस अपने जनक बात है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसी चीज़ें अमेंडमेंट करते हो जिस वजह से हमारा जो जम्मू कश्मीर में जो अपना मेल है, जहां अपना भाईचारा है, वो उसको खत्म करने की कोशिश क्यों करते हो आप। तो मैं चाहता हूं एलजी साहब से, और आप प्लीज इस चीज के लिए आगे बात करिए। सेंटर में अगर आप बात करते हो तो इन चीजों को मत लाइए जिस वजह से हमारे जो जम्मू कश्मीर का माहौल है वो खराब हो जाए। जम्मू कश्मीर में आगे 24 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है, ऑल पार्टी मीट, और उस ऑल पार्टी मीट में जो शायद जम्मू कश्मीर का सियासत में बदलाव आएगा, या कुछ जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। अलग अलग लोग जो है अलग अलग टिप्पणियाँ कर रहे हैं। क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है? 24 अगस्त मीटिंग, 24 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या कुछ होगा? देखिए, जब 2014 में बीजेपी सरकार जब यहाँ पे बनी है, बीजेपी और पीडीपी कोalition सरकार आई है, इन्होंने जो कि कहा कि जम्मू जो कश्मीर यानी कश्मीर वाले ज़्यादा अपनी चीज़ें लेते हैं, जम्मू वालों को कम मिलती है, सेंटर से जो भी आता है कश्मीर ज़्यादा लेते हैं। इस वजह से इन्होंने भी वोट लेके अपने जो 25 एमएलए थे हमारे जम्मू में वो खड़े किए, लेकिन वो 25 एमएलए हमारे जो थे बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है, और मैं सीधा बोलता हूँ वो एक नंबर के निकम्मे हैं, जिनकी वजह से तब से लेके आज तक हमें इतना कुछ मतलब कि सहना पड़ रहा है, इतना कुछ जूझना पड़ रहा है। हमें कास्टिज्म को लेके, रिलीजन को लेके, एरियाज़ को लेके, अपने बॉर्डर को लेके, जहाँ गरीब जनता को लेके काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ में अब इन्होंने जब 7-8 साल में ये सिचुएशन देखी जम्मू एंड कश्मीर की, फिर उसके बाद आज इन्होंने जो मीटिंगें बुलाई हैं सेंटर में आ जाओ, किस तरीके से डिलिमिटेशन करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन करेंगे, या किस तरीके किसी को स्टेटहुड वापस करेंगे। स्टेटहुड तो उनको देना ही देना, क्योंकि स्टेटहुड हमारा एक अधिकार है, क्योंकि हमेशा किसी चीज़ को प्रमोशन से डिमोशन नहीं किया जाता, अपना डिमोशन से प्रमोशन होती है। लेकिन हमारा रियासत से इन्होंने यूटी बनाई है, यानी कि जो महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, जिन्होंने एक अच्छी रियासत दी हमारे हिंदुस्तान को, जो मतलब कि किसी के आगे गुलाम नहीं होने दी, उसको आप तोड़ के एक यूटी बना के देंगे तो वो उनकी आत्माओं को ठेस पहुंचने वाली बात है। साथ में मैं बोलूँगा कि आपने दिल्ली अगर बुला रहे हो तो आप उन लोगों को बुलाओ जिनको ग्राउंड सिचुएशन पता है, उस पब्लिक की डेलीगेशन को बुलाओ जिनके साथ बीत रही है। आप एक बड़े
बड़े लीडरों को बुला रहे हो जिसको ये नहीं पता कि किसी का रात को चूल्हा चलता है कि नहीं चलता, उनको पता ही नहीं है कि वो राशन उनके घर पे है कि नहीं है। कई बच्चे भूखे सोते हैं, कईयों की पढ़ाई खराब हो रही है, कईयों का एरिया डिस्टर्ब हो, उनको क्या पता उनको है जो गांव में जाते हैं, जो रोड में घूम रहे हैं, जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। उस डेलीगेशन को बुलाओ सेंटर में, फिर पता चले यहाँ पे क्या सिचुएशन हो, क्या करना चाहिए आपको। तो मैं चाहता हूं कि आप जम्मू के लिए भी कुछ सोचिए। पहले भी जम्मू के साथ अपना बेइंसाफ हुआ था, आज भी हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जम्मू के कुछ लोग हैं वो उठ के आगे बढ़कर आए, क्योंकि अगर अब नहीं आएंगे तो जम्मू बिल्कुल खत्म है। क्योंकि कुछ दिनों में हमने जम्मू के लिए अच्छा सोचा, क्या सोचा, हमें वाइन शॉप की बुशार मिली। यहाँ पे मंदिरों के शहर में आज वाइन शॉप का शहर बोला जाता है, टोल प्लाजा को शहर बोला जाता है। यहाँ पे ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि हमारी जो एजुकेशन लेवल है बहुत डाउन हो चुका है, क्योंकि एजुकेशन लेवल हमारा अप होगा, हमारे बच्चे मतलब कि आगे ग्रोथ करेंगे, उनको नॉलेज बढ़ेगी, अच्छी अच्छी कंपनियों में जाएंगे। लेकिन आज की डेट में 2, 2.5, 3 साल से इतनी बुरी हालत है, सिर्फ उनके दिमाग में एक यही मतलब सत्ताओं का बूथ या एक पार्टीशन का बूथ। क्या लगता है जो जम्मू में भाजपा पार्टी है जिनको बुलाया हुआ है जम्मू से दिल्ली में, क्या जम्मू की बात वो लोग नहीं करेंगे? जम्मू में खाली एक पार्टी बुलाने से उसका हल नहीं होगा। क्या बाकी वालों ने कभी आवाज नहीं उठाई? क्या बाकी वाले वहां पे लीडर नहीं थे? क्या बाकी वाले यहाँ पे लोगों की भावनाओं को नहीं समझते? सिर्फ एक ही पार्टी है जम्मू की जो भावनाओं को समझती है। क्या बाकी वाले जो हमारे लीडर्स हैं यहाँ पे अच्छे हैं? जो लीडर आप क्या चाहते हो और किसको बुलाना चाहिए ऑल पार्टी? देखिए, मैं तो कहता हूँ सबसे पहली बात आपको बोलूं, लीडर उसको बुलाओ जो लोगों की भावनाओं को समझता हो, जो लोगों का दुख दर्द समझता हो, जिसको पता हो जाके कि कौन गरीब उसको क्या चाहिए, किस पब्लिक को किस चीज की डिमांड है। जो कुर्सियों में बैठे हैं, गाड़ियों में बैठे हैं, एसीओ में बैठे हैं, बड़े बड़े महलों में बैठे हैं, वो क्या जाने गरीब का दुख, वो क्या जाने एक अनएजुकेटेड मगरी लड़के का जिसकी पढ़ाई खराब हो रही है, क्या जाने वो उस बेरोजगार का जिसको रोजगार नहीं है, क्या जाने उस यूथ का दर्द जिसके पास आज नौकरी नहीं है, और क्या जाने उन लोगों का दर्द जो आज रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोगों की मतलब कि इस अपनी नाकामयाबी की वजह से। डेली विजर्स का दुख उनको बुलाओ जो डेली विजर्स हैं हमारे, जो आए दिन कोई ना कोई किसी करंट से मर रहा है, कोई नहर के डूब में मर रहा है, कोई सुसाइड करके मर रहा है। उनको पूछो जाके क्या सिचुएशन है हमारे जम्मू कश्मीर की। ऐसे बंदों को बुलाना चाहिए जो वहां पे उनको डिस्क्राइब कर सकें कि क्या सिचुएशन है हमारे जम्मू कश्मीर की अपनी ग्राउंड की, कि ना कि बड़े बड़े लीडरों को बुला के आप ले जाओ। और भी लोग हैं, बुलाओ उसकी अपनी लोकल डेलीगेशन को। क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, जम्मू की जनता ने भाजपा को जितवाया, वोट दिए, आर्टिकल टूटा, जम्मू में खुशियां बनी, तो आपको क्या लगता है अच्छा नहीं वो आर्टिकल के बाद? जब जिसने खुशियां मनाई, मुझे लगता है उसमें से भी 80% लोग आज रो रहे होंगे कि हमने उस टाइम खुशियां मना के अपने ऊपर ही ये मतलब कि दुख का जो है या मुसीबतों का जो है बुशार करवाने की शुरुआत की। तो आज वो शुरुआत चल पड़ी है आगे, और काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है उन लोगों को भी करना पड़े। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो उस टाइम जयकारा उसका लगाते थे, आज उन्हीं को रोते हैं, आज उन्हीं को गालियां देते हैं। लेकिन क्यों? उनकी सिचुएशन नहीं है वैसी आज की डेट में कि वो खुश हो सकें, उनको ऐसी अच्छी सौगात मिल सके। और साथ में ये बीजेपी वाले सिर्फ एक नाम से वोट लेते हैं, वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। जब भी कोई इंटरव्यू लेने जाता है बस यही बोलते हैं किया हमारे मोदी जी ने, आप भी देखो ना उसने कितना कुछ किया। तो आप बताओ आपने क्या किया, अपना काम से बताओ कि हमारा ये काम किया तो हम आपको वोट दें। सिर्फ आप एक प्रधानमंत्री का नाम लेते हो, वो बेचारा एक वहां पे बैठ के आपको किस तरह संभाले। आप अपना नाम बना के दो कि आपके नाम से प्रधानमंत्री को जाना जाए कि ये उसकी फलानी पार्टी के बंदे हैं जो अच्छा काम करते हैं, ना कि उनका नाम लेके आप वोट यहाँ पे बटोरो। तो ये काफ़ी जो भी आप कर रहे हो इसको मत करो, मत खेलो गरीब जनता के साथ, मत खेलो पब्लिक के साथ। क्योंकि अभी आपने कोरोना वायरस में काफ़ी दिक्कतों का सामना देखा, हमारे मेडिकल को लेके, हमारे उसको स्टाफ को लेके, हमारी अपनी जितनी भी लोग गरीब जनता है उसको लेके, राशन को लेके, हमारी जितनी भी सिस्टम है बहुत ख़राब था, जिस वजह से हमारी NGOs ऑर्गेनाइजेशन या आम लोग आगे आए, उन्होंने काफ़ी साथ दिया, फिर आगे बढ़कर आके मतलब जम्मू की जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा हैंडल किया था। आप मुझे बताइए कि जैसे हमने बात की टोल टैक्स की, आपने बात की, अब जो है जो मोटर व्हीकल्स के लिए भी अलग अलग कानून लाए जा रहे हैं और उससे भी लोग बहुत परेशान हैं, और ट्रैफिक के भी अलग अलग नियम ला रहे हैं, चलानी हो रही है, उससे भी लोग परेशान हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, जम्मू कश्मीर की तो बात है ही है, जम्मू कश्मीर के बाहर ऑल ओवर इंडिया में भी इस टाइम जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है वो काफ़ी डाउन है। जिस वजह से लॉकडाउन खुलने के बाद हमारे जो गरीब जनता या पब्लिक है वो इस टाइम बाहर आ रही है अपना काम करने के लिए, अपनी लाइफ को फिर से पटरी पे लाने के लिए। लेकिन अगर उनको ये बाहर आके 5,000 के चलान,
10,000 के चलान, 2,000 के चलान या कुछ ऐसी चीज़ें उन पे आप लाएंगे, उन पे आप अमेंडमेंट करेंगे, वो वहाँ पे अपनी लाइफ को पटरी पे लाने के लिए मतलब सीधा रहेंगे कि जहाँ मतलब कि आपके जो रेवेन्यू है उसको इकट्ठा करने के लिए आपका योगदान देंगे। तो मैं चाहता हूँ ऐसा चीज़ मत करिए। मानता हूँ कुछ ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा ढंग से उनके साथ गरीब जनता के साथ पेश आइए, क्योंकि गरीब जनता आगे ही राशन मतलब आम लोगों से ले लेके उन्होंने अपना घर और चूल्हे जलाए हैं, और आपको ये पैसे देने के लिए उनके पास कहाँ से आएंगे? कहाँ से उनका बिजली का बिल जो अभी पूरा करना है वो नहीं पूरा कर सकते, पानी का बिल पूरा नहीं कर सकते, अपने बच्चों की फीसें पूरे नहीं कर सकते, जहाँ अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बड़े बड़े मोबाइल नहीं है उनके पास, लेकिन वो कहाँ से ला के अपने बच्चों का पढ़ाई पूरा करेंगे? ये क्यों नहीं सोचती सरकार? इसको सोचने के लिए मीटिंग बुलाओ, ना कि इलेक्शन करने के लिए मीटिंग बुलाओ, ना कि आप डिलिमिटेशन करने के लिए मीटिंग बुलाओ। ये चीज़ कोई नहीं सोचेगा, ना कोई बोलेगा, क्योंकि हमारे जो भी लोग हैं वो इस टाइम मतलब कि सहम गए हैं। मैं बोलता हूँ जाग जाओ मेरे पब्लिक जितनी भी है, क्योंकि अब आपको मौका है, इसी टाइम आपको मौका है कि कौन किस तरह से कैसा लीडर है जो आपकी सुनता है, जो आपकी आवाज़ उठाता है, उसी को चुन के आगे लाओ, ना कि कुर्सी पे बैठने वाला, जहाँ वहाँ पे एसी में बैठ के ऑर्डर करने वाला उस लीडर को आप सामने लेके आओ। आप आरएसपुर से बिलोंग करते हैं और आपके आरएसपुर में भी जो है अब थोड़ा सा ग्रोथ होने जा रहा है, वहाँ बॉर्डर बनने अच्छे से जा रहा है ताकि वहाँ पे लोग भी टूरिस्ट आए और वहाँ की अर्थव्यवस्था भी ठीक हो जाए। क्या आपको लगता है अच्छा है? और क्या कुछ हाल चाल है आजकल आरएसपुर बॉर्डर एरिया का, कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो कि हमारा सुचेतगढ़ एक बॉर्डर है, लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे इन्होंने बाघा बॉर्डर की तरह परेड करने के लिए वहाँ पे एक अनुमति दी है, और डिपकॉम ने स्पेशली वहाँ पे बोला गया है कि इसको 3 महीने के अंदर अंदर वैसी ही फैसिलिटी देनी चाहिए जैसे बाघा बॉर्डर में। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं उनका कि उन्होंने ऐसे मतलब कि स्टेप उठाना शुरू किए, और साथ में ही जब वो वहाँ पर ऐसी चीज़ होगी तो वहाँ का एरिया जो है वो डेवलप होगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं वहाँ पर बताना चाहता हूँ, वहाँ पे हमारा जो यूथ है, जहाँ हमारे लोग हैं, वो बिल्कुल एकदम सहमे हुए और बिल्कुल बेकार हैं। कोई काम नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई दुकान नहीं, बेचारे सिर्फ अपनी खेती के लिए काम करने के लिए वो आगे आते हैं। उस खेती में भी पानी नहीं, ट्यूबवेल नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे सिचुएशन इतनी ख़राब है। वही मैं बात दोबारा बोलना चाहूँगा, मोदी जी प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आपके आगे, SC डेलीगेशन वहाँ पे बुलाओ जो वहाँ पे आपको सिचुएशन बता सके कि उधर क्या हालत हो रही है। जिस बॉर्डर एरिया में कोई टावर का सिचुएशन नहीं, टावर नहीं आते, वहाँ पे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ से करेंगे? उनका फ्यूचर खत्म। जो बच्चे, मैं कल एक वहाँ पे मीटिंग की, वहाँ पे यूथ बैठे थे, उस यूथ ने बोला कि भाई साहब आप एक काम करो, आप शराब पियो, नशे करो, कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है आपके पास, कहाँ से मिलेगा आपको नौकरी? जिस बच्चा, जो बॉर्डर का बच्चा BSF के लिए 75% मार्क्स लेके उसका लिस्ट में नाम नहीं आया, उससे अच्छा तो मुझे लगता है MBBS करनी चाहिए उसको। जो इतने मार्क्स लेके उसका नाम नहीं आया, उसको तो मुझे लगता है कि किसी IAS अफसर की बराबरी करनी चाहिए उस चीज़ को लेके। ये बहुत सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर आपको वाकई में, अगर आपको इस जनता के लिए प्यार है, तो आप प्लीज़ उसको आप डीप जाके उनकी ग्राउंड सिचुएशन को देखिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बुरी हालत है बॉर्डर एरिया की। सिटी में जो हो रही है वो तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन बॉर्डर के एरिया में बोलने वाला कोई नहीं है। उनकी यूथ के लिए, उनके हक के लिए, उनकी जमीन के पैसे जो आते हैं उसके लिए भी काफ़ी जो है बीच में मीडिएटर बैठे हुए हैं, जो दलालगी कर रहे हैं, कमीशनें बांटने के लिए अपनी बात कर रहे हैं, कमीशन लेने के लिए बात कर रहे हैं, तभी उनको पैसा रिलीज होगा। माइंस के नीचे उनकी ज़मीनें आई हैं, तारों के नीचे ज़मीनें आई हैं, अभी कई फसलें जो है उनकी जल गई, कोई कुछ नहीं मिला। उनके लिए आवाज़ उठाओ, उनके लिए बोलो। जो किसान हमें वहाँ से खेती करके अपने गेहूँ, अनाज वो ला के हमारी पूरी आवाम को देंगे या हमारी पूरी जनता को देंगे, उसके लिए उनकी आवाज़ उठा के उनका साथ दो। ये थे मेरे साथ सनीकांत चिप जी, जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के जम्मू कश्मीर के चेयरमैन हैं। और आपने देखा गुस्सा और आक्रोश, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद जो लोग भाजपा की तारीफ कर रहे थे, जो लोग भाजपा की वाहवाही कर रहे थे, वही आज भाजपा के लिए नारेबाजी और रोना रो रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद तरक्की तो देखने को मिली नहीं, लेकिन कानून ऐसे लाए गए कि जम्मू कश्मीर की जनता को रोडों पे आना पड़ा, और आज जम्मू कश्मीर को लैंड ऑफ प्रोटेस्ट कहा जाता है। फिलहाल अब आने वाला टाइम बोलेगा, जो ऑल पार्टी मीट होने जा रही है, क्या उसमें कुछ जम्मू कश्मीर के लिए अच्छाई के लिए सोचा जाएगा, या फिर जो बाहर चुनाव हो रहे हैं उसके लिए जम्मू कश्मीर को एक मुद्दा बना के इस्तेमाल किया जाएगा।